हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 236 से 250 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 236। इसमें पूछ रहा है, इन द केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट द प्लेन्स ऑफ स्पिन गायरोस्कोपिक कपल एंड प्रोसीजन आर। तो इसमें जो प्लेन ऑफ स्पिन है गायरोस्कोपिक कपल का, जिस प्लेन में स्पिन कर रहा है, ठीक है, और प्रोसीजन जो प्लेन रहता है, वो दोनों कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं गायरोस्कोपिक कपल कैसे लगता है और किस तरीके से स्पिन होता है। तो ये हमारा क्या है, एक रोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रोटर है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो इस ये वाला जो एक्सिस है वो क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर इस एक्सिस को अपन ने एक स्मॉल एंगल दे दिया, एक स्मॉल एंगल से क्या करनी है, टर्न कर दिया, तो ये डेल्टा थीटा से क्या कर दिया, टर्न कर दिया। और जो नया एक्सिस है वो हमारा क्या हो गया, ओ एक्स डैश हो गया। ठीक है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा है। इसके लिए जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ये हमारा क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओ ए है, वो क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो ओ ए हो गई, ये किस एक्सिस के अबाउट है, ओ एक्स एक्सिस के अबाउट है। और ये किसके अबाउट है, ये ओ बी जो है, ओ बी क्या है, ओ बी किस कौन सी वेलोसिटी है हमारी, इस एक्सिस के अबाउट है, ओ एक्स डैश एक्सिस के अबाउट है। और ये जो ए बी है, ए बी क्या है, हमारी अप्लाइड कपल के कारण जो वेलोसिटी में डिफरेंस है, एंगुलर वेलोसिटीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है, ए बी है। और ये रिएक्शन कपल के कारण जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा ये बी डैश ए है, ए डैश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया हमारा। ये यहाँ पे ए बी हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटीज में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटीज क्या है, ए बी है, ये ए बी है। ये वाला चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा के बराबर है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू में डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी जो रहता है वो क्या रहता है, यूजुअली डेल डी थीटा अपॉन में डी टी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्पिन इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसीजन। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्पिन जो रहती है, जो एक्सिस रहता है स्पिन वाला एक्सिस जो है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी, ये है डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोसीजन बोलते हैं, जिसको ओमेगा पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा पी। तो जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क हमारा किस तरीके से लगता है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज द गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आया है ओमेगा इंटू ओमेगा पी, इतना एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए कितना हमें टॉर्क लगाना पड़ता है, उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, गायरोस्कोपिक टॉर्क या गायरोस्कोपिक कपल। तो ये जो कपल होता है वो क्या होता है, इज ए कपल विच मस्ट बी अप्लाइड टू द एक्सिस ऑफ द स्पिन। ये हम एक्सिस ऑफ द स्पिन में अप्लाई करते हैं टू कॉज इट टू रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी। तो जिससे इस एक्सिस पर हम क्या टॉर्क को अप्लाई करते हैं, ये वाला टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिससे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस एक्सिस में यहाँ तक। ठीक है, तो ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या करता है, रोटेट करने लगता है अबाउट द एक्सिस ऑफ द प्रोसीजन। एक्सिस ऑफ प्रोसीजन क्या है हमारा, ये ओ जेड है। तो ओ जेड के अबाउट क्या करने लगता है, ओमेगा पी से वो रोटेट करने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, गायरोस्कोपिक टॉर्क या गायरोस्कोपिक कपल। तो एक्सेलरेशन टॉर्क हमारा क्या होता है, टी इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हो, आई इंटू ओमेगा पी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओ एक्स है, एक्सिस ऑफ द स्पिन था, और ओ जेड क्या है, एक्सिस ऑफ द प्रोसीजन। ये एक्सिस ऑफ स्पिन है और एक्सिस ऑफ प्रोसीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ वाई क्या है, एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक कपल। ये वाला जो ओ वाई है, ये एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक कपल है। इस डायरेक्शन में गायरोस्कोपिक कपल लगता है और रिएक्शन कपल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो वाई जेड जो है प्लेन ऑफ स्पिन है, और एक्स वाई जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ प्रोसीजन है। तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है, वाई जेड और एक्स वाई। वाई जेड प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये प्लेन, और एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिटी वेलोसिटी रेशियो एट एवरी स्टंट इन डबल हुक जॉइंट। डबल हुक जॉइंट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो का पूछा गया, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो अपन किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, या यूनिटी वेलोसिटी रेशियो किस प्रकार से ऑब्टेन किया जाता है वो पूछा गया है। तो डबल हुक जॉइंट क्या होता है वो देखते हैं फ्रेंड्स। इन अ सिंगल हुक जॉइंट द स्पीड ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल्दो द ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो सिंगल हुक जॉइंट रहता है उसमें ड्रिवन शाफ्ट की जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। लेकिन जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट हमारा क्या रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, लेकिन ड्रिवन शाफ्ट हमारा अनयूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो टू गेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेशियो डबल हुक जॉइंट हैज़ टू बी यूज्ड। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेशियो को ऑब्टेन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डबल हुक जॉइंट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से ये डबल हुक जॉइंट है, ये यहाँ पे एक जॉइंट यूज किया गया और यहाँ पे ये एक है और एक दूसरा ये, इसलिए डबल हुक जॉइंट बोलते हैं इसको। तो इन अ डबल हुक जॉइंट टू यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड इंटरमीडिएट शाफ्ट आर यूज। तो इसमें दो यूनिवर्सल जॉइंट यूज किए जाते हैं, एक ये और ये हमारा इंटरमीडिएट शाफ्ट है। तो जब इस कनेक्शन का यूज किया जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, डबल हुक जॉइंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द एंगुलर मिसअलाइनमेंट बिटवीन ईच शाफ्ट एंड द इंटरमीडिएट शाफ्ट इज इक्वल। अगर जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है किसके बीच में, प्रत्येक शाफ्ट के बीच में एंगुलर मिसअलाइनमेंट और इंटरमीडिएट शाफ्ट के बीच में जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है वो दोनों सेम है, तो क्या होता है, द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन शाफ्ट रिमेन्स इन एग्जैक्ट एंगुलर अलाइनमेंट। तो हमारा जो ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट है वो किस में रहता है, एंगुलर एग्जैक्ट एंगुलर मिसअलाइनमेंट में रहता है। थ्रो द इंटरमीडिएट शाफ्ट रोटेट विद द वेरिंग स्पीड। जबकि जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है वो क्या करता है, हमारा वेरिंग स्पीड, अलग अलग स्पीड के साथ मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए सिंगल हुक जॉइंट वाज एनालाइज्ड assuming the axis of the two shaft and the fork of the driving shaft to be horizontal। तो जो सिंगल हुक जॉइंट है इस प्रकार से एनालाइज करते हैं, एज्यूम करते हैं इसमें कि दोनों शाफ्ट जो हैं एक्सिस, शाफ्ट के जो दोनों एक्सिस हैं और जो फॉर्क है, फॉर्क वो क्या रहते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल रहते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं। तो द रिजल्ट शोज दैट द स्पीड ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट इज सेम आफ्टर एन एंगुलर डिसप्लेसमेंट ऑफ 180 डिग्री। तो जो स्पीड रहती है ड्रिवन शाफ्ट की और ड्राइविंग शाफ्ट की वो क्या रहती है, सेम रहती है। कब, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कितना, 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो द ड्रिवन शाफ्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट टू इट्स लेफ्ट और राइट। ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट है, वो क्या करता है, एंगल बनाता है अल्फा, ये अल्फा एंगल बना रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके साथ, एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट, ये ड्राइविंग शाफ्ट का एक्सिस है, इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो जो कंडीशन है कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो के लिए वो क्या है, द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन शाफ्ट शुड मेक इक्वल एंगल विद द इंटरमीडिएट शाफ्ट। इंटरमीडिएट शाफ्ट के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल एंगल होना चाहिए। ये ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट, यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट जो है अल्फा एंगल बना रहा है और ड्रिवन शाफ्ट भी हमारा क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। तो द फॉर्क ऑफ द इंटरमीडिएट शाफ्ट शुड बी लाई इन द सेम प्लेन। और जो फॉर्क है इंटरमीडिएट शाफ्ट का वो क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ये दो कंडीशंस रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो की। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट आर इन द सेम प्लेन। तो ये सही है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इन द डिफरेंट प्लेन, ये गलत हो जाएगा। इंटरमीडिएट शाफ्ट मेक्स एन एंगल विद द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन शाफ्ट, तो सेम एंगल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही, सी और ए दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 238। द कॉन्टैक्ट सरफेस इन अ सिंगल प्लेट क्लच आर यूजुअली लाइंड विद द लेदर और कॉर्क इन ऑर्डर टू। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती हैं सिंगल प्लेट क्लच में, उनको लाइन किया जाता है, फ्रिक्शन लाइनिंग बोलते हैं जिसको, यूजुअली लाइंड विद द लेदर, लेदर के साथ लाइनिंग किया जाता है। किसके लिए, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है या क्विक रिप्लेसमेंट होता है या फिर पावर इंक्रीज होती है, स्लिप को रिड्यूस किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है लाइनिंग के साथ, तो ये पूछा गया है। तो देखते हैं सिंगल प्लेट क्लच क्या होती है। ये इस तरीके से हमारी सिंगल प्लेट क्लच होती है। यहाँ पे ये प्लेट लगी रहती है, ये प्लेट क्लच लगी हुई है यहाँ पे, और इसके दोनों साइड क्या रहती है, फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है। और ये हमारा फ्लाई व्हील है, ये इनपुट शाफ्ट हो गया और ये आउटपुट शाफ्ट है, इसको अपन कैम शाफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और यहाँ पे ये कवर प्लेट लगी हुई है, और ये क्या है, स्प्लाइंस है, यहाँ पे स्प्लाइन हम बोलते हैं इसको, और ये प्रेशर प्लेट लगी हुई है जिसको स्प्रिंग के द्वारा अटैच किया गया है यहाँ पे इस शाफ्ट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा क्या रहता है, फ्लाई व्हील के ऊपर इस प्रेशर प्लेट को लगाया जाता है। तो सिंगल प्लेट क्लच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लच प्लेट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो सबसे मोस्ट कॉमन प्लेट क्लच है वो क्या है, हमारी सिंगल प्लेट क्लच है। इट कंसिस्ट ओनली वन क्लच प्लेट, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक ही प्लेट क्लच होती है, विच इज माउंटेड ऑन द स्प्लाइंस ऑफ द क्लच प्लेट। जो कहाँ पे माउंटेड रहती है, ये स्प्लाइंस है, स्प्लाइंस के ऊपर हमारी क्लच प्लेट माउंटेड रहती है, ये वाली, ठीक है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंकशाफ्ट एंड रोटेट विद इट। और जो फ्लाई व्हील है वो हमारा कहाँ लगा रहता है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगा रहता है। ये फ्लाई व्हील है ये वाला, वो कहाँ है, ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील को लगाया जाता है, जिससे क्या करता है, ये भी फ्लाई व्हील भी हमारा क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट के साथ रोटेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, द प्रेशर प्लेट इज बोल्टेड टू द फ्लाई व्हील थ्रू द क्लच स्प्रिंग is free to move या free to slide on the clutch shaft when the clutch pedal is operated। जब क्लच पैडल को ऑपरेट करते हैं, जब क्लच का जो पैडल रहता है उसको अपन प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उसके कारण जो प्रेशर प्लेट है वो हमारी क्या करती है, मूव करती है, फ्रीली मूव कर सकती है, और किसके ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर, जिसको अपन स्प्रिंग के द्वारा इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर अटैच कर देते हैं। इंगेज रहती है क्लच, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पैडल रहेगा वो फ्री रहेगा, पैडल के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्लच प्लेट इज ग्रिप्ड बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड द प्रेशर प्लेट। तो जो क्लच प्लेट रहती है वो किसके बीच में, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में क्या रहती है, ग्रिप्ड रहती है। तो द फ्रिक्शन लाइनिंग आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द क्लच प्लेट। जो फ्रिक्शन लाइनिंग कहाँ रहती है, क्लच प्लेट के दोनों साइड में रहती है। तो क्लच प्लेट रिवॉल्व द फ्लाई व्हील बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट एंड द प्रेशर प्लेट। तो जो क्लच प्लेट है वो रिवॉल्व करती है फ्लाई व्हील को, किसके कारण, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, इनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसके कारण हमारा फ्लाई व्हील क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है। तो द क्लच शाफ्ट ऑल्सो रिवॉल्व विद द क्लच प्लेट। जब फ्लाई व्हील रोटेट करता है तो क्लच का जो शाफ्ट है वो भी हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। द क्लच शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और जो क्लच शाफ्ट है वो हमारा गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहता है। तो पावर जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू द क्रैंक शाफ्ट के लिए जो इंजन से पावर ट्रांसमिट होती है, इंजन पावर ट्रांसमिट होती है क्रैंक शाफ्ट के लिए। उसके बाद देन टू द क्लच शाफ्ट, उसके बाद क्लच शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट होती है, और उसके बाद गियर बॉक्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लच ऑलवेज एंगेज ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्सेस। जो क्लच का एंगेजमेंट होता है वो किसके कारण होता है, स्प्रिंग फोर्सेस के कारण होता है। अगर क्लच क्या है, डिसएंगेज करना है क्लच को, तो क्या करेंगे अपन, पैडल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज मीन्स व्हेन यू प्रेस्ड क्लच पैडल। क्लच पैडल को अपन ने क्या किया, प्रेस किया है, तो द प्रेशर प्लेट मूव्स बैक अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स के कारण जो प्रेशर प्लेट है वो क्या करती है, पीछे की ओर मूव करने लगती है, और वहाँ से क्लच हमारी क्या हो जाती है, डिसएंगेज हो जाती है। तो द क्लच प्लेट बिकम्स फ्री बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड द प्रेशर प्लेट। तो फ्री हो जाती है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। द फ्लाई व्हील ऑलवेज रोटेटिंग विद द क्रैंक शाफ्ट, देन क्लच शाफ्ट स्पीड रिड्यूसेस स्लोली एंड स्टॉप रोटेटिंग। और क्लच शाफ्ट हमारा क्या करता है, स्लोली रोटेट करता है और स्पीड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो फ्रिक्शन लाइनिंग हमारी बनी रहती है वो क्या करती हैं, इसको क्लच प्लेट के दोनों साइड रहती है फ्रिक्शन लाइनिंग। फ्रिक्शन बनने के कारण हमारी जो पावर है वो फोर्स इंक्रीज होता है। फोर्स इंक्रीज होने के कारण हमारी जो पावर है, पावर ट्रांसमिशन हमारा क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण हमारा क्या होता है, इसके अंदर पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिजिबल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज गिवन बाई। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अपन देख चुके हैं फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड देखा था बेल्ट में अपन ने। तो ये जो टीसी आ रहा था हमारा, टीसी क्या है हमारा, है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट मस्ट बी इक्वल टू द 1/3 ऑफ द मैक्सिमम अलाउएबल बेल्ट टेंशन। वो किसके बराबर है, मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन के बराबर है। तो इसके लिए जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, T1 इक्वल टू कितना होगा, T माइनस TC। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 इंटू में T। तो भी मैक्स वेलोसिटी, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट में T/3m। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका,
यहाँ पे T/3 m दिया है, तो m की जगह अपन W/g लिख सकते हैं, तो W नीचे रहेगा, ऊपर g, ये W इक्वल टू क्या होता है mg, तो m की जगह W/g लिख सकते हैं, तो g ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ट्रांसमिटेड बाई ए बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन, जो पावर ट्रांसमिशन होता है बेल्ट में वो कितना होता है, ये अपन ने देखा 3, ये निकला था TC, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो कितना है T/3 है। तो इसमें द पावर ट्रांसमिटेड बाई ए बेल्ट मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होगा 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी, तो इनिशियल टेंशन होता क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन ए बेल्ट इज फर्स्ट फिटेड विद टू ए पेयर ऑफ पुली, जब जो बेल्ट रहता है उसको अपन पुली के साथ पेयर करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, एक इनिशियल टेंशन लगाना पड़ता है। T0 इज गिवन टू द बेल्ट, बेल्ट को T0 इनिशियल टेंशन देना पड़ता है। व्हेन द सिस्टम इज स्टेशनरी, तो सिस्टम उस समय क्या रहता है स्टेशनरी रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो व्हेन ट्रांसमिटिंग पावर द टेंशन ऑन द टाइट साइड इंक्रीजेज टू T1, जब पावर ट्रांसमिट होती है जो तो टेंशन टाइट साइड में टेंशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है T1 तक, एंड ऑन द स्लैक साइड डिक्रीजेड टू T2, और तो स्लैक साइड में जो डिक्रीज होता है टेंशन वो कितना कहाँ तक होता है T2 तक। इफ वी एज्यूम दैट द मटेरियल ऑफ द बेल्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर मटेरियल जो है बेल्ट का वो क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, तो स्ट्रेन इन द बेल्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, तो स्ट्रेन क्या होगी स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट रिमेंस अनचेंज, और जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी अनचेंज रहेगी टोटल लेंथ। लोड अगर रिमूव हो जाएगा तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी पहले जैसे हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो इसलिए लेंथ हमारी क्या रहती है अनचेंज रहती है। द टेंशन ऑन द टाइट साइड विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द टेंशन ऑन द स्लैक साइड डिक्रीज है, तो जो टेंशन होगा टाइट साइड में वो कितना इंक्रीज करेगा जितना स्लैक साइड में हमारा टेंशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, दोनों हमारे क्या रहे हैं सेम अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो इफ़ दिस चेंज इन टेंशन इज डेल्टा टी, तो टेंशन टाइट साइड में कितना हो T0 प्लस में डेल्टा टी और T2 इक्वल टू T0 माइनस में डेल्टा टी। तो यहाँ पे T0 इक्वल टू निकालेंगे तो T0 हमारा क्या आएगा T1 प्लस में T2 अपन में T, ये मीन ऑफ द टाइट एंड द स्लैक साइड टेंशन मीन के बराबर रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 242। कैन सिंपल बैंड ब्रेक बी मेड सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप, तो सिंपल बैंड ब्रेक के बारे में पूछा गया क्या उसे हम सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप की बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं बैंड ब्रेक क्या होती है। ठीक है, बैंड ब्रेक ये इस तरीके से बैंड ब्रेक होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये लीवर लगा रहता है और यहाँ पे ये हमारी ड्रम है, ड्रम को हमें क्या करेंगे ये फोर्स लगा के अप्लाई करके इसको ड्रम को टाइट कर दें स्ट्रिंग के द्वारा, तो ये यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होती है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रोप बेल्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टील बैंड, इसमें क्या होता है रोप होती है बेल्ट होता है और एक स्टील बैंड होता है लाइंड विद द फ्रिक्शनल मटेरियल, जो किसके साथ लाइंड रहता है फ्रिक्शनल मटेरियल के साथ। इच इज प्रेस्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम, जिसको अपन प्रेस करते हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ड्रम व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। तो यहाँ पे जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके द्वारा ये क्या करता है ये ड्रम के ऊपर इसके अगेंस्ट अपन इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा ये वाला स्ट्रिंग हमारी ऊपर जाएगी, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा जनरेट होगा और यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे T1 टेंशन हो रहा है यहाँ पे T2 है। ठीक है, तो द फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ ए लीवर, लीवर के एंड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो टॉर्क होता है ड्रम के ऊपर वो कितना होता है T1 माइनस T2 इंटू में R, वेयर R इज़ द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम, R क्या होती है इफेक्टिव रेडियस है ड्रम की। तो जो रेशियो हमारा आता है टेंशन में दोनों में टाइट साइड और स्लैक साइड टेंशन में जो रेशियो आता है वो कितना आता है T1 अपन में T2 इक्वल टू e⁻μθ आता है। ठीक है, ये तो इसके लिए जो इफेक्टिवनेस के लिए जो कंडीशन रहती है इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रम, जो ड्रम हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस पर। रेशियो ऑफ द लेंथ ए और बी, ये ए और बी का जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और जो फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं लीवर के ऊपर उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो टू अप्लाई द ब्रेक टू बी रोटेटिंग ड्रम द बैंड हैज़ टू बी टाइटन ऑन द ड्रम, तो जो बैंड है ये जो बैंड है वो क्या होना चाहिए टाइट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ये कब हो सकता है पॉसिबल जब F इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन A इज ग्रेटर देन B,
जब ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो फोर्स हमारा अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ए की वैल्यू बी से कम है, मतलब ए इज़ लेस देन बी, तो फोर्स हमें कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, उसमें उतना फोर्स लगा पाएंगे जिससे हमारा जो ड्रम है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिससे अपन टाइट कर सकते हैं इस ड्रम को और ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये क्या रहेगा, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लूजन द ड्रम विच मीन्स नो ब्रेकिंग इफेक्ट इज पॉसिबल। अगर लूज हो जाएगा और कोई ब्रेक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए एंड इक्वल टू बी द बैंड कैन नॉट बी टाइटन एंड दस द ब्रेक कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर ए और बी दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो बैंड टाइट नहीं होगा और ब्रेक अप्लाई नहीं हो सकती। तो द बैंड ब्रेक जस्ट, तो ये वाली जो बैंड ब्रेक है, ये वाली बैंड ब्रेक हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक कहलाती है। अगर यहाँ पे अपन ए या बी में से कोई भी एक को जीरो कर दें तो वो हमारी कौन सी बैंड ब्रेक बन जाती है, सिंपल बैंड ब्रेक बन जाती है। माना सपोज बी इक्वल टू जीरो है, तो ये इफ़ आइदर ए और बी मेड जीरो ए सिंपल बैंड ब्रेक इज ऑब्टेन्ड। तो सिंपल बैंड ब्रेक हमारी ये है, इसमें बी को जीरो कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स आता है, फोर्स हमारा क्या आ जाता है, ये एफ इंटू एल। ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट अपन क्या लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, तो एफ इंटू एल किसके बराबर होगा, टी वन इंटू ए। तो यहाँ से एफ फोर्स जो निकल के आएगा टी वन इंटू ए बाई एल आ जाता है। ठीक है, नोट दैट सच अ ब्रेक कैन नीदर हैव सेल्फ एनर्जाइजिंग प्रॉपर्टी नॉर इट कैन बी सेल्फ लॉक्ड। तो इस प्रकार की जो ब्रेक होती है वो क्या कहलाती है, ना तो सेल्फ एनर्जाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर और ना ही सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर सेल्फ एनर्जाइजिंग बनाया इसको तो ये क्या रहेगी, बहुत अनइकोनॉमिकल रहती है। ठीक है, जो फोर्स का इफेक्ट रहता है वो क्या रहता है, बहुत कम रहेगा। फोर्स द ब्रेक इज सेट टू बी मोर इफेक्टिव कब कही जाएगी, व्हेन मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड विद द लीस्ट एफर्ट। जब कम एफर्ट अप्लाई करने पे हमें क्या लग रहा है, मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, तो उस ब्रेक को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो सकती है, मेड सेल्फ एनर्जी टाइप, ये इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लाई व्हील के बारे में अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखना फ्रेंड्स, तो उससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्लाई व्हील स्मूदन द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड व्हेन डिलीवरिंग कांस्टेंट आउटपुट हॉर्स पावर। तो ये वाला हमारा करेक्ट है, जो स्पीड में फ्लक्चुएशन होते हैं उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द मीन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर। तो ये क्या है इसका, सही है, मीन स्पीड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, तो ये भी हमारा सही है। इट टेक केयर ऑफ आउटपुट फ्लक्चुएशन एंड कंट्रोल इनपुट एक्यूरेटली। इनपुट मतलब जो फ्लूइड की सप्लाई है उसको एक्यूरेटली कंट्रोल करके रखता है। तो फ्लूइड की सप्लाई को कौन कंट्रोल करके रखता है, गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। और ये इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द वेरिंग लोड पर भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, सेवरल टाइम एक्ट एज पुली। तो ये सही है, बाकी के दोनों भी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर। गवर्नर के बारे में पूछा गया, तो ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स अच्छे से, आप लोग लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें। इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन मीन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर। तो ये हमारा क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका जो गवर्नर रहता है वो हमारा क्या रहता है, स्पीड को कांस्टेंट करके रखता है। स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, गवर्नर का यूज करते हैं, जिससे जो जब स्पीड कम हो जाती है तो फ्यूल की सप्लाई करते हैं जिससे स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर से ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, तो इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लिक स्पीड फ्लक्चुएशन, सही है, स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट हैज़ ए सप्लाई एनर्जी ऑफ द प्राइम मूवर विद वेरिंग आउटपुट को वेरी करके ये सप्लाई एनर्जी को क्या करता है, एडजस्ट करता है, सही है। कंट्रोल मीन स्पीड को कंट्रोल करता है ओवर ए पीरियड ऑफ आउटपुट लोड वेरिएशन। तो यहाँ पे मीन स्पीड को कंट्रोल करता है और यहाँ पे ऑप्शन ये एक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 245।
द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ कॉनिकल और फ्लैट पाइवोट बियरिंग एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर इन कंपैरिजन टू द एजम्पशन ऑफ द यूनिफॉर्म बियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टॉर्क ट्रांसमिटेड पूछा, फ्रिक्शनल टॉर्क के बारे में पूछा कि कॉनिकल और फ्लैट पाइवोट बियरिंग में अगर यूनिफॉर्म प्रेशर को कंसीडर किया जाए तब क्या होगा, और यूनिफॉर्म बियर को कंसीडर किया जाए तो तब कितना होगा, दोनों कंपैरिजन पूछा है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर को जब कंसीडर करते हैं तो क्या आता है 2/3 म्यू इंटू एफ इंटू आर, और यूनिफॉर्म बियर को कंसीडर करते हैं तो 1/2 म्यू इंटू एफ इंटू आर, ठीक है। ये आता है पाइवोट में, और ये कितना आता है, ये मीन रेडियस है यहाँ पे, यूनिफॉर्म प्रेशर में अलग आती है, और यहाँ पे ये अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कितनी आती है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 2/3 ये साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाता है कोनिकल पाइवोट बियरिंग में। तो द एबव एक्सप्रेशन रिवील्स दैट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क इज मोर व्हेन द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड। तो फ्रिक्शनल टॉर्क की भी जो वैल्यू है वो कब ज़्यादा होती है, जब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस हाउएवर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क लाइज इन बिटवीन दैट गिवन बाय द टू थ्योरी। दोनों थ्योरीज के द्वारा जो वैल्यू दी रहती है उनके बीच में लाई करती है वैसे तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, बट टू बी ऑन द सेफ साइड में अपन अलग अलग थ्योरीज को अप्लाई करते हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में ज़्यादा होता है, बियर थ्योरी में कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ T1 एंड T2 बी द टेंशन इन kg ऑन टाइट एंड स्लैक साइड्स ऑफ द बेल्ट एंड V बी द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, देन हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू। तो पावर क्या होती है हमारी इसमें, तो पावर निकल के आती है स्लैक साइड और उसमें बेल्ट में, तो ये क्या होती है T1 माइनस T2 इंटू में V वेलोसिटी, ये इतनी पावर निकल के आती है। तो पावर की जो यूनिट अपन देख चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो जो पावर होती है की यूनिट क्या आती है, हॉर्स पावर रहती है। अगर हॉर्स पावर को अपन MK सिस्टम में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है, वर्क एट द रेट ऑफ 75 मीटर kg पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में है तो अपन 75 लेते हैं, और अगर वेलोसिटी वो मीटर पर मिनट में है तो यहाँ पे क्या लेते हैं अपन 4500। तो हॉर्स पावर इक्वल टू P इंटू V अपॉन में 75, वेयर P इज kgf एंड V इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, P क्या है kgf में, तो ये 75 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पावर है। तो जब जो वेलोसिटी है वो किस में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है तो 75 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 247, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड द पिच सर्कल डायमीटर इज कॉल्ड। तो पिच ये एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं एक बार। गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में दिया गया है, गियर टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें यहाँ पे ये जो लाइन देख रही है वो पिच सर्कल है, ठीक है। ये ऊपर एडेंडम सर्कल है और नीचे वाला जो क्या है डिडेंडम सर्कल है, इसके भी नीचे हमारा क्या रहता है, बेस सर्कल कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सर्कुलर पिच है वो कितनी रहती है, सर्कुलर पिच इज द डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन टूथ टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। तो यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस जो पिच सर्कल है इसकी सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग इसको मेजर किया जाता है। फर्स्ट टूथ पे एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ से दूसरे पॉइंट पर अगर दूसरा पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं तो वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहती है पाई डी अपॉन में टी, ठीक है। और डायमेट्रल पिच क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर इन इंचेज, ठीक है। इंच में लेते हैं इसको, नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ मतलब टी अपॉन डी, या रेशियो रहता है नंबर ऑफ टीथ अपॉन में पिच सर्कल डायमीटर टी बाई डी। तो डायमेट्रल पिच हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ टू पिच सर्कल डायमीटर इज कॉल्ड डायमेट्रल पिच, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द कंडीशन ऑफ द मैटिंग ईयर। मैटिंग ईयर की कंडीशन के साथ कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो पिच सर्कल डायमीटर क्या होती है, प्रेशर एंगल क्या होता है, बेस सर्कल क्या होता है और मॉड्यूल क्या होता है, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। मॉड्यूल क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन mm टू द नंबर ऑफ टीथ, द टर्म इज यूज्ड इन ऐसा यूनिट इन प्लेस ऑफ डायमेट्रल पिच। तो डायमेट्रल पिच किस में यूज होती है, इंचेज में यूज होती है,
यहाँ पे किस में यूज कर रहे हैं, mm में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल क्या रहता है, d/t, रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर अपॉन में नंबर ऑफ टीथ। तो ये किसके बराबर भी हो जाता है, p अगर वैल्यू पुट करें πd अपॉन में t, तो d/t क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे πm के बराबर हो जाता है ये पिच, सर्कुलर पिच इक्वल टू πm। और यहाँ पे बेस सर्कल क्या होता है, अगर ये हमारा एक सर्कल लिया, सर्कल पर एक टेंजेंट खींचते हैं, उस लाइन टेंजेंट खींचा और उस टेंजेंट पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को अपन मूव कराते हैं, उस पॉइंट को मूव कराते हैं। तो इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड सर्कल। ये फिक्स्ड सर्कल के ऊपर क्या करते हैं, रोल करते हैं विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो ये उस पॉइंट का क्या रहता है, लोकस कहलाता है। पिच सर्कल इन हिस्ट्री ऑफ द इन्वॉल्यूट गियर इज नॉन एज बेस सर्कल। तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, बेस सर्कल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, हर एक गियर के लिए अलग अलग रहता है बेस सर्कल, ठीक है। और डायमेट्रल प्रेशर एंगल क्या रहता है, देखते हैं। द एंगल बिटवीन द प्रेशर लाइन एंड द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पिच सर्कल इज नॉन एज द प्रेशर एंगल। फॉर मोर पावर ट्रांसमिशन लेसर प्रेशर एंगल ऑन द बियरिंग्स। तो ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें लेस प्रेशर एंगल की आवश्यकता होती है, कम प्रेशर एंगल की आवश्यकता होती है। द प्रेशर एंगल मस्ट बी केप्ट स्मॉल। जो प्रेशर एंगल वो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्मॉल रखना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू प्रेशर एंगल की वो कहाँ कितनी रहती है, 20 to 25, ठीक है फ्रेंड्स। अपन इस तरीके से भी दे सकते हैं प्रेशर एंगल को। ये हमारा दो सर्कल है, ठीक है, ये बेस सर्कल हो गए दोनों के, और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या डालेंगे अपन, टेंजेंट डालेंगे, तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये प्रेशर लाइन होगी, तो ये प्रेशर लाइन और इसके बीच में जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल कहलाता है। इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर एंगल कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। पिच सिलेंडर देखते हैं। पिच सिलेंडर ऑफ ए पेयर ऑफ गियर्स इन मैश आर द इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर विच बाई प्योर रोलिंग टुगेदर ट्रांसमिट द सेम मोशन एज द पेयर ऑफ द गियर। तो ये क्या रहता है, एक इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर रहता है जो क्या करता है, सेम मोशन ट्रांसमिट करता है। किसको, जो गियर पेयर में है, जो मैशिंग में है गियर, उनको सेम मोशन ट्रांसमिट करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पिच सिलेंडर कहलाता है, जो उसके मैशिंग पर डिपेंड करता है कि गियर किस प्रकार से मैश कर रहे हैं। तो ऐसी पिच डायमीटर है, पिच डायमीटर भी हमारा क्या होती है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सिलेंडर। पिच सिलेंडर की जो डायमीटर रहती है उसको हम क्या कहते हैं, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है वो किस पर डिपेंड कर रही है, गियर की मैशिंग पर डिपेंड कर रही है। और हमारा जो बेस सर्कल था वो की मैशिंग पर डिपेंड करता है। ओनली प्रेशर एंगल पर पिच सर्कल दोनों मीट कर रहे हैं और उसके कॉमन टेंजेंट और प्रेशर लाइन के साथ एंगल है ये, तो वो मैशिंग पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेशर एंगल डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर एंगल किस पर डिपेंड करता है, पिच सर्कल डायमीटर पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कल पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ ऑफ द गियर इज नॉन एज। तो इसमें देखा अपन ने, टीथ का बॉटम कौन सा है, ये वाला है, ये टीथ का बॉटम है। तो ये वाला सर्कल कौन सा कहलाता है, ये डिडेंडम सर्कल कहलाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। एडेंडम सर्कल क्या होता है, इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द टीथ। ये टिप ऑफ द टीथ से पास करता है, ये यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडेंडम सर्कल है, और ये वाला डिडेंडम सर्कल है, ठीक है। एडेंडम लेंथ, ये पिच सर्कल जो है, ये पिच सर्कल से एडेंडम तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एडेंडम कहलाती है। और यहाँ से डिडेंडम सर्कल तक की जो डिस्टेंस है वो डिडेंडम कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं नेक्स्ट 250। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एन इन्वॉल्यूट गियर इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंगल। जो पिच सर्कल डायमीटर है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर एंगल पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।